ओके जी, हेलो एवरीवन। स्टोरेज पढ़ा रहा था। स्टोरेज मैंने बताया था कि स्टोरेज आपका ईबीएस होता है, ईफेमरल होता है और ईएफएस होता है ना। ईफेमरल और एक चौथा था आपका एस3। हमने ये आपको बताया था। एक चौथा होता है एस3। मैंने आपको ईबीएस बता दिया था, ईफेमरल बता दिया था, ईएफएस बता दिया था, पूरी थ्योरी बता दी थी, पूरा प्रैक्टिकल बता दिया था। अब आज मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो एक ऑप्शन और आज मैं आपको बताऊँगा। तो अभी मैंने कल आपको बताया था कि ईबीएस और ईफेमरल में कैसे काम होता है और ईएफएस हर एबिलिटी जोन की इंस्टेंस को आपस में जोड़ सकता है। अब इधर ही एक प्रैक्टिकल आज जो मैं बताने वाला हूँ ये होता है मल्टी अटैच ईबीएस। मल्टी अटैच ईबीएस। अब ये क्या चीज़ होती है? देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको? मल्टी अटैच कि एस की जो ई एफ एस होता है, अगर आपकी अलग अलग एबिलिटी जोन में है और आप कई सारे अगर आपके इंसान है तो आप अटैच कर सकते हो। ईबीएस में क्या था अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया है, ईबीएस की अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने आपको बताया कि ईबीएस में सबसे पहली बात तो इंस्टांस सेम एबिलिटी जोन में होने चाहिए, पहली चीज़। एग्जाम्पल, ये मेरा ईबीएस का स्टोरेज है, ये भी मेरा 1A एबिलिटी जोन में है 1A, और ये भी मेरा 1A एबिलिटी जोन में ही है। एग्जाम्पल, ठीक है। अब थिंग इज दैट कि अगर इधर मैंने इसको अटैच किया तो हाँ ये अटैच हो जाएगा सॉरी। बट अगर मुझे इसको इसके साथ अटैच करना है तो मुझे इधर से डी अटैच करना होगा और फिर ये इससे अटैच होगा, इससे इससे। मतलब एक टाइम पर एक ही इंसान से अटैच हो पा रहा था। लेकिन अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो है मल्टी अटैच ईबीएस। उस केस में क्या आपका होगा? उस केस में ये होगा कि आप इसके साथ भी अटैच हो रहे हो, आप इसके साथ भी अटैच हो रहे हो, आप इसके साथ भी अटैच हो रहे हो, आप इसके साथ भी अटैच हो रहे हो। ये अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मल्टी अटैच ईबीएस। लेकिन इधर अभी भी एक अंतर है ईएफएस और ईबीएस में। ईएफएस मैंने आपको बताया था कि अलग अलग एबिलिटी जोन के इंस्टांस आपसे कनेक्ट हो जाते हैं। इधर इंस्टांस एक ही एबिलिटी जोन में होना चाहिए और ईबीएस भी आपका एक ही एबिलिटी जोन में। एक अंतर और है, मल्टी अटैच ईबीएस में ये छोटे मोटे हार्डवेयर के इंस्टांस को नहीं सपोर्ट करेगा। तो इसके लिए आपके पास में एक हार्डवेयर होता है C5 डॉट, एटलीस्ट ये वाला हार्डवेयर तो होना चाहिए। छोटा मोटा हार्डवेयर नहीं ये सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले मैं आज जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है मल्टी अटैच ईबीएस। कि एक ही ईबीएस को मैं कई सारी इंस्टांस के साथ कैसे अटैच करूँगा। एक चीज़ और, एक तो ये सेम एबिलिटी जोन में होना चाहिए और ये वाला आपका हार्डवेयर होना चाहिए। अब आप एक बात समझिए, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जो ईबीएस है ये वाला, ये एक साथ कितनी इंस्टांस के साथ कनेक्ट हो पाएगा? तो आंसर होता है सिर्फ 16 इंस्टांस के साथ। ईएफएस तो कितनों के साथ भी अटैच हो जाएगा। अगर आपके एबिलिटी जोन में अगर 50 इंस्टांसेस भी हैं तो वो तो 50 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ 16 इंस्टांस के साथ ही अटैच होगा। तो ज़रा मैं इसको इधर मैं लिख देता हूँ। इट कैन कनेक्ट विद मल्टीपल इंस्टांस एट अ टाइम। एक टाइम पर कई सारी इंस्टांस के साथ ये अटैच हो सकता है, पहली चीज़, ठीक है। और इट सपोर्ट, मैं लिख देता हूँ, इट सपोर्ट एटलीस्ट, कम से कम इतना तो ये हार्डवेयर होना ही चाहिए, C5 डॉट लार्ज 55 C5। अब आप एक बात और अंडरस्टैंड करिए, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो इट शुड बी इन सेम एबिलिटी जोन। इट शुड बी इन सेम एबिलिटी जोन। ये सेम एबिलिटी जोन में ही होना चाहिए। और आप
मैक्सिमम 16 इंस्टांस वी कैन कनेक्ट, इंस्टांस वी कैन कनेक्ट। ठीक है, सही है। तो चलो मैं इसके लिए सबसे पहले इधर आ गया हूँ, आप देख सकते हो इधर। अब कहीं पर भी आ जाओ, मैं अभी इधर बैठ रखा हूँ। चलो मैं अभी इंडिया के हैदराबाद में आ जाता हूँ, आपकी इच्छा। ठीक है, अब आप एक बात समझो। सबसे पहले मैंने सिखाया कि आपकी जो इंस्टांस हैं वो सेम एबिलिटी जोन में होनी चाहिए, पहली शर्त तो ये है। तो आपने क्या किया, ये कौन सी इंस्टांसेस है मेरी, इधर मैंने क्या काम किया, सबसे पहले इधर मैंने बना ली आपकी 3 इंस्टांसेस। आप 3 बना लो, 5 बना लो, लेकिन सिर्फ ये आपके 16 तक ही सपोर्ट करेगा। इधर मैंने अपना जो ओवस मैंने इसी को चूज़ किया हुआ है। बात आती है हार्डवेयर की, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हमने आपको पहले भी बताया था कि इधर हार्डवेयर के अलग अलग नेम है। तो आप देखिए ये आपके छोटे छोटे हार्डवेयर हैं, 2 CPU 0.5 GB रैम, 2 CPU 1 GB रैम। तो ये बहुत छोटे छोटे हार्डवेयर होते हैं, इनका हार्डवेयर छोटा हो तो इसलिए ये एटलीस्ट C तो होना ही चाहिए, मीन्स ये वाला। और फिर इसके ऊपर आपके ये हाई फाई है। तो आप देख सकते हो 2 CPU और 4 GB आपकी रैम हो जाएगी, सही है। तो इधर मैंने 3 इंस्टांस क्रिएट करने हैं और इसको मैंने यहाँ पर, ये मेरे पास की तो है ही, ज़रा एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास पड़ी होगी शायद, ये ABC। ठीक है, और इसके बाद में आप कुछ मत करो, आप देखो सब में अभी आपका एक ही एक इंस्टांस अटैच, वो एक ही एक आपका स्टोरेज अटैच होगा। तो ये मेरी 3 इंस्टांसेस क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। प्लीज़ वेट। होने बिजनेस एप्लीकेशन है जिसमें ये डिसाइड होगा कि T3 से C5 पे अपग्रेड हो जाना चाहिए। ये ऐसे बहुत से हार्डवेयर होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आता है, अगर आपके क्लाइंट 50,000 क्लाइंट अगर उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो अगर हार्डवेयर कम होगा तो फिर उसकी स्पीड भी स्लो होगी। तो उस केस में पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ट्रैफिक कितना आ रहा है, उस हिसाब से आपको कितना हार्डवेयर चाहिए। अगर कम चाहिए तो आप कम में आ जाओ, अधिक चाहिए और ज़्यादा हाई फाई चाहिए और ज़्यादा हाई फाई, तो फिर ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको कितना हार्डवेयर चाहिए। एग्जाम्पल, आपको पता होता है ना कि आपका कितना काम होगा, उस हिसाब से आपने अपने पीसी को परचेस किया होता है। i3 i5 चाहिए मुझे, i7 चाहिए, सेम सिनेरियो। ठीक है, तो कोडिंग में तो आपका एक आपका स्मॉल हार्डवेयर भी चल जाता है, आराम से चल जाएगा। ठीक है, मैंने कहा जाके सर्वर 3, तो देखिए आप 3 मैंने बना दिए। ठीक है, RHEL बना दिए मैंने 3। अब आता हूँ जी EBS पे। लेकिन अब आप एक बात समझो, ये जो मल्टी अटैच जो ऑप्शन आता है ना, ये सब में नहीं आएगा। हमने आपको पढ़ाया नहीं था कि एक आपका GP2 होता है, GP3 होता है, IO1 IO2 और आपका SC1 ST1, ये आपका सब में नहीं आता है। ये आपका किस किस में आता है बता देता हूँ। देखिए, अब आप पहले तो एक चीज़ समझिए कि इंस्टांसेस आपकी कहाँ पर है, 2B में। तो जो स्टोरेज होगा EBS का वो भी 2B में ही होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप सबको पता है कि कैसे स्टोरेज आपका होता है। आप इधर आ जाइए और इधर मैंने चूज़ किया क्रिएट वॉल्यूम। तो देखिए ये रहा आपका GP2 में क्या कहीं पर भी मल्टी अटैच का ऑप्शन आ रहा है? नहीं आ रहा है। GP3 में आ जाता हूँ, क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। IO1 में आ रहा है, ये देखिए IO1 में आ रहा है, इसमें ये नहीं आ रहा है। ये देखो आ रहा है कहीं, लेकिन IO2 में आ रहा है, ये देखो ओ IO2 में आ रहा है। IO2 मेरा कहाँ पे गया? ये तो मेरा GP2 है, इधर IO1 है ही नहीं। ये देखो IO1 है, IO2 नहीं है। आप एक बात समझो, सब में सब कुछ अवेलेबल हो ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता। अगर मैं आ जाऊं आपके मुंबई में, एग्जाम्पल इधर,
तो हैदराबाद में जो आपका ये IO1 है इसमें भी है नहीं, तो इसमें तो मेरा काम हो ही नहीं पाएगा, इसमें ये वाला ऑप्शन ही नहीं है। सब में सब कुछ अवेलेबल हो ऐसा कुछ फिक्स नहीं। अच्छा, इसका इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस होता है नॉर्थ वर्जीनिया में। कोई भी सर्विस, कोई भी टेस्टिंग अगर होगी तो वो पहले इधर होगी। इधर आपकी हर एक चीज़ अवेलेबल है, और सब में ऑप्शन हो सकता है कि किसी में कुछ अवेलेबल हो, किसी में कुछ ना अवेलेबल हो। तो ये आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका डेटा सेंटर किस अवेलेबिलिटी, किस रीजन में है, उसमें क्या क्या अवेलेबल है। तो इधर आपको मैंने दिखाया कि जी इधर तो कुछ है ही नहीं। चलो, अगर मैं इसको जाके हटा दूँ तो मुझे अब इधर से इंस्टांसेस को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा काम ही नहीं हो पाएगा इधर। तो इधर मैंने अब अपनी इंस्टांसेस को हटा दिया, ये देखिए हटा देता हूँ, ठीक है। एक्शन पे गया, टर्मिनेट। अब अगर मैं आ जाऊँ आपके इधर, अगर मैं इधर ही आ जाऊँ, ओहायो में आ जाऊँ, इसमें आ जाऊँ, तो फिर इनमें होगा। अगर मैं इसमें आऊँ अपने इंडिया में ही, तो आप देख सकते हो कि क्या इसमें अवेलेबल है। आप देखिए, आप आते हो इधर वॉल्यूम पर, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जो आपका GP2 है उसमें तो है ही नहीं, देखो ऑप्शन है ही नहीं। GP3 में ऑप्शन ही नहीं है, देखो जी। IO1 में क्या ऑप्शन है? इसमें नहीं है। लेकिन IO2 में है क्या? देखो IO2 में तो आ रहा है इनेबल मल्टी अटैच, इधर IO2 में अवेलेबल है सिर्फ। लेकिन अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अगर आप आ जाते हैं नॉर्थ वर्जीनिया में, तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा देख लो, चीज़ें आपको बहुत क्लियर कट पता होनी चाहिए। देखो, अगर मैं GP2 में आ रहा हूँ, क्या इधर है? नहीं है। अगर मैं आता हूँ GP3 में, इधर ऑप्शन है? नहीं है। अगर मैं आता हूँ IO1 में, तो उधर तो IO1 में था नहीं, इधर तो है। हाँ जी, अंडरस्टैंड ना? उसमें सिर्फ IO2 में था, इधर IO1 में भी है और इधर IO2 में भी है, ये देखो जी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हर रीजन में अलग अलग ऑप्शन भी हो सकते हैं। उधर नहीं था, इधर है अवेलेबल, ठीक है। तो इधर जरा मैं लिख देता हूँ, IO1 सिर्फ आपका कुछ में ही है, ठीक है। IO1 में आप कर सकते हो और IO2 में। तो इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछेगा कि आपका ये वाला ऑप्शन किस किस में है, तो आप एक बात समझो, IO2 में तो है ही है। IO2 में तो आप किसी भी कंट्री में होंगे उधर तो है ही है, लेकिन IO1 में भी है, बट कुछ एबिलिटीज हो, बट कुछ उसमें कुछ ऑप्शंस में ही है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो, मैं अभी इसी में ही आ जाता हूँ, मैं इसी में बैठ रखा हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था कि सबसे पहले आपको इंस्टांस बनाने पड़ेंगे, तो चलो मैं 3 इंस्टांसेस फटाक से आई जस्ट मेक इट। तो मैं लॉन्च इंस्टांस में गया और इधर मैंने ये 3 इंस्टांसेस को दे दिया, ये देखिए। और इसी ओवर्स को मैंने चूज़ किया। आपके पास में की है क्या? की है, क्लाउड की, ठीक है। और इसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने इसको बना दिया। अरे हाँ, मैंने गलती कर दी, सही कह रहे हो। मुझे फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गलत हार्डवेयर चूज़ कर लिया है, तो मुझे इसको सही करना पड़ेगा। तो इधर मैं फिर से आ जाता हूँ, लॉन्च इंस्टांसेस पे आ जाता हूँ, और इधर मैंने कहा जाकर 3 VM, और यहाँ पर मैंने ओवस चूज़ किया। लेकिन हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर मेरा एटलीस्ट C5 तो होना ही चाहिए। तो इधर मैं आता हूँ, ये T फैमिली को सपोर्ट नहीं करता है, आप देख सकते हो ये पूरी T फैमिली है, ये रहा, ठीक है। एटलीस्ट ये वाला तो होना ही चाहिए। चलो जी, और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने की का नाम दे दिया और लॉन्च इंस्टांस। तो आप देख सकते हो आपका इंस्टांस क्रिएट होना शुरू हो चुका है। टी क्या एब्रिविएशन है इसमें? POC? POC? T stands for? टी नहीं, इसका कोई भी ऐसा फुल फॉर्म नहीं होता है। आगे अब अभी एक टॉपिक आएगा, इंस्टांस टाइप हार्डवेयर। हार्डवेयर की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। आपको कैसा सर्वर बनाना है, उसके हिसाब से कौन सा हार्डवेयर चूज़ करना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। चलो जी, इधर मैंने अभी सिर्फ ये 3 इंस्टांसेस को क्रिएट किया, आप देख सकते हो इधर व्यू ऑल इंस्टांसेस आ गया ना।
चलो मैं एक काम करता हूँ, आई जस्ट गिव द नेम। ये 2 ही क्यों बन रखे हैं? हमने इतने बनाए थे क्या? नहीं, 3 बन रखे हैं। ओके, चलो इधर मैंने नाम दे दिया सर्वर 1, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन। इधर भी मैंने दे दिया नाम सर्वर 2, और इधर भी मैंने नाम दे दिया सर्वर 3। बना लिया 3। चलो मैं इनका कंसोल फटाफट उठा लेता हूँ। तो मैं अभी 3rd पे ही आ जाता हूँ, कनेक्ट ऑप्शन पे गया और इधर मैंने इसके हार्डवेयर को चूज़ किया। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं 2 पर भी आ जाता हूँ, कनेक्ट ऑप्शन पे आ गया और ये देखो कनेक्ट ऑप्शन पे। ऐसे ही मैं पहले वाले पर भी आ जाता हूँ, मैंने कहा कनेक्ट ऑप्शन, और इधर भी मैंने कनेक्ट ऑप्शन। सही है, तीनों इंस्टांस का मैंने, आप देख सकते हो ये सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, सर्वर 3 है। इधर आपको पता ही है सूडो सू कितनी हार्ड डिस्क अटैच है, कैसे होता है शो सूडो सू? हाँ जी बताइए, हमारे सर्वर में कितनी हार्ड डिस्क अटैच है, कैसे होगा शो? क्या कमांड थी? LSBLK, LSBLK आप देख सकते हो। ओह गलत कमांड हो गई। इसमें इसने कहा कि अभी सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क अटैच है और उसके ये 3 पार्टीशंस हैं। अभी आपके सर इसमें सिर्फ ओनली एक ही हार्ड डिस्क अटैच है, और इधर मैंने कहा जाकर LSBLK, तो देखिए एक ही हार्ड डिस्क अटैच है। इधर भी मैंने कहा एक ही हार्ड डिस्क अटैच है। सही है, अब मैं आपको बताऊंगा EBS कैसे अटैच होगा। तो सबसे पहले आप देख लो ये कहाँ, ये आपकी बन रखी है 1D में बन रखी है, 1D में। तो EBS भी आपका 1D में ही होना चाहिए। चलो मैं आपके वॉल्यूम ऑप्शन पे गया इधर, और इधर ये 3 तो हैं ही 1D में। मैंने एक और बनाया, तो आप देखिए आपको मैंने बताया था कि IO 1 पर भी अवेलेबल है और जी IO 2 पर भी अवेलेबल है, आप किसी के ऊपर भी आ जाओ। तो चलो मैं IO 1 के ऊपर ही आ गया, और आप देख सकते हो ये सब तो मैंने आपको, सिर्फ 5 GB का ही स्टोरेज हो, ये सब तो आपको पता ही है कि 5 ये 50 के हिसाब से ये आपका 250 होता है ना, 250। सही है, पता ही है सबको। इधर मैंने बस आपको ये क्लिक करना पड़ेगा, इनेबल मल्टी अटैच, ये आपको क्लिक करना पड़ेगा। हाँ एबिलिटी जोन हमने कहा जाके 1D। सही है ना, बात अंडरस्टैंड हुई? ऐसे ही आप अपने IO2 को भी कर सकते हो। चलो इधर ये अभी आपका बन रहा है, अब मैं इन्हें तीनों इंस्टांस के साथ जोड़ दूंगा, तीनों इंस्टांस के साथ। देखो अभी है ना, तो इधर मैंने इसको अभी अटैच किया आपका सिर्फ फर्स्ट वाले के साथ, ये हो गया फर्स्ट के साथ, और इसको मैंने कर दिया अटैच वॉल्यूम। तो अगर ये हुआ है तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ LSBLK, आप देख सकते हो यहाँ पर एक और आपकी न्यू हार्ड डिस्क आ रही है NVMe1N1। मैंने आपको पार्टीशन क्रिएट करना सिखाया था fdisk कमांड से। fdisk कमांड से मैंने कहा NVMe1 ये देखो। सही है, और सिंपल fdisk बोल रहा है कि कोड गलत है क्या? NVMe1N1 व्हाट द इशू? fdisk -L -L यही कमांड थी? नहीं, fdisk, अच्छा, गलती ये है, fdisk हमने इधर पूरा पाथ नहीं दिया। पूरा पाथ क्या होता था? देव के अंदर NVMe, वही गलती हो रही थी। आ गया? आपको न्यू बनाना है तो प्रेस N दबा देते थे, प्राइमरी पार्टीशन हो जाए, पहला पार्टीशन हो जाए, पूरे साइज़ के लिए आप एंटर मार दो तो ये पूरा साइज़ अपने आप से उठा लेगा। आपने सेव और एग्जिट, और फिर कर्नल को बता दो पार्ट प्रो हो गया। इसके बाद में आपने इसको फॉर्मेट किया, तो mkfs.extended4 से मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। क्या नाम होगा? देव NVMe एक मिनट, क्या नाम है? NVMe1N1 और P1, ये इसका नाम होगा। ये आपका पार्टीशन फॉर्मेट हो चुका है। अगर आपको ऐसे भी देखना हो तो आप ऐसे भी देख सकते हो, LSBLK। ये देखो पार्टीशन किस फाइल सिस्टम से फॉर्मेट है, कैसे होता है शो? क्या कमांड थी? BLKID,
BLKID से आप देख सकते हो ये आपका एक्सटेंडेड फोर्स से फॉर्मेट है। इसके बाद आपको पता ही है कि आपको ये माउंट करना पड़ता है। तो देव, मैंने कहा कि हमारा पहले आप चाहे तो एक फोल्डर बना लो, मैंने कहा AA बना लिया, इसको मैंने इसके साथ माउंट किया। तो कैसे कमांड थी, MOUNT, देव के अंदर NVME1 N1 और P1, सही है ना। ओह, किसके साथ अटैच होगा, मैंने कहा AA के साथ। हो गया अटैच। प्रूफ दिखा दीजिए, DF स्पेस -H, आप देख सकते हो। मैं अपने इसके अंदर आ गया AA के अंदर, और मैंने बना दी एक फाइल टच AA, ये AA, तो आप देख सकते हो। तो मैंने अभी क्या किया है गाइज, मैंने अभी अपने EBS को सिर्फ एक ही इंस्टेंस के साथ अटैच किया, फॉर्मेट किया, और उसमें मेरा एक आप और एक मेरा अभी उसमें डेटा भी है। अब अगर मुझे इसी EFS को सेकेंड हार्ड डिस्क के साथ अगर जोड़ना पड़े सेकेंड इंस्टेंस के साथ, तो देखिए एक्शन और अटैच वॉल्यूम। अब की बार मुझे अटैच होना है 2 के साथ, तो देखिए 2 के साथ मैं ऐसे अटैच हो गया, और चलो मैं 3 के साथ भी ऐसे ही अटैच हो जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गया, और एक्शन में जाकर आप देख सकते हो थर्ड इंस्टेंस, तीनों के साथ अटैच हो गया है। अगर ये अटैच हुआ है तो आप एक बात समझो, पार्टीशन पहले से ही आपका फॉर्मेट हो चुका है। कैसे होगा, शो BLKID। तो देखिए देव NVME P1 एक्सटेंडेड फोर्स से। अब आपको अगेन नहीं करना, एक बार हो गया काम, बस आपको सिर्फ एक फोल्डर बना लो BB, और सिंपल आकर इसको माउंट कर दो। कैसे होगा, देव NVME1 N1 और P1 किसके साथ अटैच हो जाए, BB। तो आप एक बात समझिए, इसमें आपका एक AA फाइल थी, तो क्या वो है, देख लेते हैं। CD BB में जब आप आओगे तो देख सकते हो आप, हाँ उसका डेटा इधर शो हो रहा है, सही है ना। जो काम EFS में था काम तो आपका सेम ही है। थिंग इज दैट कि इसमें ये आपका सिर्फ सेम एबिलिटी जोन पर होना चाहिए। इधर भी अगर मैं आपको प्रूफ दिखाऊं, तो आपने क्या किया, आपने एक फोल्डर बना लिया CC, आपने कहा माउंट, और देव के अंदर NVME1 N1 और P1, और किसके साथ अटैच होगा, CC के साथ। तो देखिए DF स्पेस -H, ये देखो आपका CC। बोलो, अंडरस्टैंड हुई मेरी बात आपको। तो ये मैंने आपको मल्टी अटैच भी बता दिया। अब इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि बताइए EFS, फेम्ब्रल और इसमें आपके EBS में अंतर बताइए। तो इधर मैं ज़रा अभी इंस्टेंस पे आ जाता हूँ अपनी, मैं इनको टर्मिनेट कर रहा हूँ, मैंने इतना आपको बता दिया अभी। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि इसमें आपका अंतर क्या है। तो अब आप एक बात समझिए, डिफरेंस बिटवीन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, डिफरेंट बिटवीन EBS और EFS में अंतर बताइए। EFS आप सबको पता है कि फेम्ब्रल तो आपका फ्री वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको EBS का बता देता हूँ। आप सबको पता है कि पहली चीज़ EBS जो होता है कैन कनेक्ट इन सेम एबिलिटी जोन, कैन कनेक्ट ओनली इन सेम एबिलिटी जोन, ठीक है। बट EFS कैन कनेक्ट इन एनी एबिलिटी जोन या डिफरेंट एबिलिटी जोन। आप सेम में भी जोड़ सकते हो और डिफरेंट में भी जोड़ सकते हो, सेम एबिलिटी जोन, पहला अंतर। दूसरा अंतर मैंने आपको बताया कि EBS जो है वो EBS कैन कनेक्ट सिंगल इंस्टेंस एट अ टाइम, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इधर सिंगल इंस्टेंस तो है, लेकिन आपका मल्टी अटैच EBS को छोड़कर, मल्टी अटैच EBS जो ऑप्शन आ रहा है इसको छोड़कर अगर आप बनाते हो मल्टी अटैच EBS एक्सक्लूड, ठीक है, एक्सक्लूड, सही है। वो तो अलग चीज़ है। और इधर क्या होता है, EFS कैन कनेक्ट मल्टीपल इंस्टेंसेस,
मल्टीपल इंस्टांसेस। ठीक, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं। ईबीएस का साइज कितना हो सकता है? ईबीएस का IO2 का ही था, कितना था? 64 TB। तो मैं लिख देता हूँ ईबीएस मैक्सिमम साइज इज 64 TB, बट EFS का साइज इज 8 एक्साबाइट। बहुत हैवी है ये, ठीक है। 8 एक्साबाइट। ईबीएस में एक कमी थी। ईबीएस अगर आपने 10 GB का स्टोरेज अटैच किया है, भले आपका काम 5 GB पर ही हो रहा, बट आपको पेमेंट 10 GB का ही करना पड़ेगा, क्योंकि चाहे आपका काम हो ना हो, आपको उतना हार्डवेयर असाइन हो चुका है। सवाल आता है अगले का। अगला होता है EFS। EFS का साइज स्टार्टिंग में होता है आपका 0। आपने अगर उसमें 5 GB अपलोड किया तो वो 5 GB उसका साइज़ हो गया, और फिर आप सिर्फ 5 GB का ही पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूँ EBS टेक द चार्जेस अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज। और बट इन EFS टेक चार्जेस अकॉर्डिंग टू डेटा साइज। तो ये आपके कुछ अंतर होते हैं EBS और EFS में। So in what scenario EBS has edge over the EFS? ऐसा कौन सा सिनेरियो आएगा जहाँ पे हम रिकमेंड करें कि do not go for EFS even though it is free, right? कौन सा EFS? EBS को क्यों चूज करें ओवर EFS? हाँ, कोई ऐसा EFS, scenario है बिल्कुल सही बात है। देखो, अब आप एक बात समझो, इंटरव्यू में ये भी पूछ लेते हैं कि EFS और आपके EBS को हम लोग क्यों चूज़ करें। EBS उस सिनेरियो में यूज़ आता है जब आपके पास एक ही इंस्टांस है और उसका स्टोरेज आपका फुल हो गया है, और आप चाहते हैं कि EBS में आप उससे अटैच करके उसका काम हो जाए। EFS में अगर आपके बहुत सारी एक टीम है, उनको अगर एक सेंट्रलाइज कुछ चाहिए तो आप EFS में आ जाते हो। एक चीज़ और है, इंटरव्यू में ये भी पूछ लेते हैं कि EFS, EBS और eFambral में किसका स्पीड सबसे फास्ट होता है, क्योंकि IT में आपको टाइम कम होना चाहिए। तो अब आप एक बात समझो, EBS और eFambral इंस्टांस के साथ सीधे सीधे अटैच हो रहे हैं। EFS कहीं और होता है, आपने उसको अटैच किया होता है। तो EBS और EFS की स्पीड थोड़ी फास्ट होती है इन द कंपेयर ऑफ EFS। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अभी मैं आपको S3 भी पढ़ाऊँगा। इंडस्ट्री में S3 का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, क्यों? उसमें प्राइसिंग कम होता है। तो आपके पास में ये एक अलग अलग टाइप हैं। अब आपको कौन सा हार्डवेयर, कौन सा स्टोरेज चाहिए, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको टेस्टिंग का काम है तो आप लोग हमेशा eFambral पर ही आना, बताया था। ऐसे ही EBS और EFS का भी सिनेरियो है। अगर आपके पास इंस्टांस, अगर आपकी अलग अलग एबिलिटी जोन में है और आप चाहते हैं कि आपका डेटा सेंट्रलाइज सेव हो, तो फिर आपको EFS में ही तो आना पड़ेगा, क्योंकि उसी में ये फीचर होता है कि अगर इंस्टांस मेरी अलग अलग एबिलिटी जोन में है तब भी वो आपकी कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसका कंपैरिजन है कि क्या लेटेंसी रहती है इसमें अक्रॉस ऑल थ्री स्टोरेज? ये तो फिर आपके अलग अलग, नहीं ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता है, बट अलग अलग रीजन के आसपास होता है ऑप्शन। अब अगर मैं आपसे बात करूंगा, अभी मैं आपको S3 पढ़ाऊंगा तो आपको ये और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। मैंने अभी आपको सिर्फ 3 ही पढ़ाए, EBS, eFambral और EFS, इनकी थ्योरी बता दी। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, चौथा स्टोरेज, इसका IT इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। प्राइसिंग कम होती है, कहीं से भी अटैच हो जाएगा। अब मुझे आप एक, ठीक है, अब आप एक चीज़ बताइए कि जो EFS है ये वाला, या फिर EBS है,
हमारे पास कुछ ऐसा सीन है कि हमारा ये पर्सनल सिस्टम है, ठीक है ना, ये इसके साथ भी अटैच हो जाए तो अटैच हो जाता है क्या EBS और वो आपके EFS में, तो EBS तो आपका हो नहीं पाएगा, है ना, EFS हो पाएगा क्या अटैच? नहीं, आप नहीं अटैच कर सकते हो। तब अगर आपके ऑफिस में EBS EFS का काम सिर्फ क्लाउड का क्लाउड में ही होगा, आपकी क्लाउड में इंस्टांसेस क्लाउड में ही आपने जोड़ लिया, आपका काम शुरू हो गया। लेकिन इंडस्ट्री में अगर हमारे ऑफिस में ये 50 कोडर हैं, इनको अगर कुछ सेव करना है तो फिर S3 पे आएंगे। अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूँ S3 बहुत इम्पॉर्टेंट है। S3 को आप सब लोग बहुत ढंग से पढ़ना। तो सबसे पहले मैं आपको S3 के बारे में बता देता हूँ। S3 का जो फुल फॉर्म होता है यहाँ पर, एक मिनट, या सबसे पहले तो मैं आपको S3 बता रहा हूँ। S3 का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल स्टोरेज सर्विस। सिंपल स्टोरेज सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म है। S3 का काम होता क्या है? तो पहले तो मैंने आपको बताया था कि S3 एक ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। EBS, EFS और eFemoral में अगर आपको स्टोरेज में कुछ सेव करना है तो ये इम्पॉर्टेंट था कि पहले आपको उसे इंस्टांस के साथ जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ इंस्टांस में आकर ही आप अपना डेटा सेव कर सकते हो। EFS में क्या होता है कि नहीं, कुछ अटैचमेंट मत करो, सिंपली अपलोड करो, सेम एज अ गूगल ड्राइव। EFS, EBS और eFemoral में पहले हमें स्टोरेज को फॉर्मेट करना पड़ रहा था, इधर नहीं। तो इधर मैं लिख देता हूँ, इट इज़ आ ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज, ठीक है। नो नीड टू कनेक्ट विद इंस्टांस, EC2 इंस्टांस एंड फॉर्मेट, कोई आपको आवश्यकता नहीं है। इसमें डेटा आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म में, इंडस्ट्री में इस पे सबसे ज़्यादा काम होता है। तो S3 जब मैं आपको पढ़ाऊँगा, अच्छा एक चीज़ और, इट इज़ आ ग्लोबल सर्विस। इसमें सिंपली एक आपका कंटेनर है, उसमें सिर्फ आपने अपलोड किया, सेम एज अ गूगल ड्राइव, ना कुछ अटैचमेंट करना है, ना कुछ फॉर्मेट करना है। अभी आता हूँ, बताता हूँ। अब आप एक बात समझो, इधर मैं आपको बता दूँ, इट इज़ अ ग्लोबल सर्विस। इंटरव्यू में मैंने अभी तक आपको जो भी टूल्स पढ़ाए हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि वो आपके ग्लोबल हैं कि वो आपके रीजनल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलो, अब जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें दो शब्द बार बार आएंगे। तो अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टर्मिनोलॉजी। जब आप इसको पढ़ोगे तो एक शब्द आएगा अगेन अगेन, बकेट। बकेट ये होता क्या है? ये सिर्फ एक खाली कंटेनर है, खाली है, आपने सिर्फ इसमें अपना अपलोड किया डेटा। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ आ एम्प्टी कंटेनर, एम्प्टी कंटेनर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पर इट, ठीक है, इट हेयर वी कैन अपलोड द डेटा, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, आपके AWS क्लाउड में हज़ारों अकाउंट हैं। इन हज़ारों अकाउंट में जो ये आपकी बकेट है, इसका नेम ना हमेशा आपका इकलौता होना चाहिए। सेम योर ईमेल आईडी पूरे उसमें इकलौती है ना। सेम नेम के दो कंटेनर कभी होंगे ही नहीं। एक अकाउंट की नहीं हो रही है बात, पूरे अकाउंट की बात हो रही है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, इट नेम शुड बी यूनिक, should be unique in whole in across AWS account, across
पहली चीज़, ठीक है। इसका नाम इकलौता होना चाहिए। सवाल आता है कि यहाँ पर ये कितनी हो सकती हैं। वी कैन मेक, मैं लिख देता हूँ, वी कैन मेक मैक्सिमम 100 बकेट इन AWS अकाउंट। आप सिर्फ 100 बना सकते हो, बट कस्टमर केयर से इफ़ यू टॉक तो ये एक्सटेंड भी हो जाती हैं। तो नाउ वी कैन एक्सटेंड इट अप टू 1000, 1000 तक आप इसे बना सकते हो। देखिए ये, हाँ, ये अलग अलग कंटेनर आपके 1000 हो सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा है। पहले मैं आपको बताऊं कि क्या इसका कोई साइज़ वगैरह होता है? नहीं, इसका साइज़ ही नहीं होता, अनलिमिटेड है। कितना भी अपलोड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये आपकी अपने आप ही एक्सटेंड होती रहेगी। अब आप एक बात और समझिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इट इज़ आ रीजनल सर्विस। अब जो स्टूडेंट है ना, वो सबसे ज़्यादा इधर ही कंफ्यूज होता है। मैंने आपसे कहा ये आपका ग्लोबल होता है और ये आपका रीजनल, सबसे ज़्यादा इधर ही कंफ्यूज होते हैं। अभी हमने आपको EC2 इंस्टांस पढ़ाया था। EC2 एक सर्विस है, इंस्टांस उसके अंदर की सब सर्विस है, ऐसा ही तो है ना। S3 एक सर्विस है और S3 के अंदर एक सब सर्विस आएगी, ये वाली बकेट। तो ये बात आप कंफ्यूज मत होना, S3 ग्लोबल है, ये आपकी रीजनल होती है। मैं अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ये सबसे कंफ्यूजन वाली चीज़ इधर ही हो जा रही सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को। अगला बता, EFS का अभी आता हूँ, सब बताता हूँ। अगला बताता हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो डेटा है जो आपने इसके अंदर अपलोड किया है। कुछ भी हो सकता है, फाइल, वीडियो, ऑडियो, EXE, एनी टाइप ऑफ द एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, कुछ भी हो सकता है इधर ही, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, डेटा विच अपलोड इन बकेट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सही है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का साइज़ 5 TB हो सकता है। अगर आपने कोई फाइल वगैरह अपलोड की है तो उस फाइल का साइज़ अधिकतम 5 TB तक होगा, और ऐसी आप कई सारी फाइलें अपलोड कर सकते हो एक बकेट के अंदर। तो मैं लिख देता हूँ, मैक्सिमम साइज़ इज़ 5 TB। इधर भी आप कंफ्यूज मत होना कि क्या ये इसका है साइज़ 5 TB, नहीं, इसका साइज़ तो आप कितना भी भरते जाओ, अनलिमिटेड है, लेकिन इसका साइज़ 5 TB है। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन है तो उसका साइज़ इतने तक ही ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो चलो जी, इतना मैंने आपको बता दिया। तो चलो, सबसे पहले जब प्रैक्टिकल होगा तब हमें अंडरस्टैंड होगा। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लैब 1। मैं आपको पढ़ाऊँगा मेक, ठीक है, मेक, डिलीट, अपलोड, डाउनलोड, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट द डेटा। ये सब मैं आपको एक साथ ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है। डेटा, ये अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो चलो आप इधर आ जाओ। आपने टाइप किया इधर S3। जिस सर्विस के आगे टाइप होता है ऐसे आपका ग्लोबल, वो आपका ग्लोबल ही है। ये देखो, S3 क्या है? आपका ग्लोबल है। S3 के अंदर ये इतनी सारी अलग अलग सब सर्विसेज हैं। आपको आना है इसके ऊपर, बकेट के ऊपर। तो ये हमारा काम पहले से है कुछ, ये 3 होंगी, पहले ही कभी कुछ काम वगैरह होगा। अभी आप इनको इग्नोर करो, आप इधर आ जाओ, क्रिएट बकेट। अब हमने आपको बताया था कि ये आपका होता है रीजनल। तो देखो इसमें ऑप्शन आ रहा है ना, कहाँ पर होगा, आपकी इच्छा। तो चलो मैं अभी इसी पर ही आ जाता हूँ, आपकी इच्छा, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप इधर आओ, ये जो है यहाँ पर
इसमें भी एक ऑप्शन आ रहा है, ये आपका जीपी और ये डायरेक्टरी। इसमें क्या होता है, ये आपकी इंस्टांस कहीं भी हो सकती है। अच्छा, इसमें क्या ऑप्शन है, इसमें आपने ये जो आपका रीजन है वो क्या है, यूएस ईस्ट 1। इसके अंदर 6 एबिलिटी जोन है। तो आपकी तो आपका जो S3 है, सॉरी ये जो बकेट है, ये 6 एबिलिटी जोन में से किसी में भी आपकी ये हो जाएगी। और इस पे काम आपका सब सारे एबिलिटी जोन। इधर क्या है, इधर आप सिर्फ एक ही एबिलिटी जोन अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। देखो ये आपका है ना, ये वाली, ठीक है, इसके हिसाब से। चलो मैं अभी इस पर आ रहा हूँ, जनरल। अब बताइए कि इसका क्या नाम होगा। एग्जाम्पल हमने कहा जाके टेस्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। ऑनरशिप मैंने कुछ नहीं किया कि क्या आपका इसके ऊपर कंट्रोल हो, हमने कुछ नहीं किया। अगला आ जाता है ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। इसके अंदर जो भी आपका ऑब्जेक्ट या डेटा अपलोड होगा, क्या वो इंटरनेट पे औरों को भी एक्सेस हो जाएगा, क्या ये पब्लिकली हो पाएगा क्या। तो हमने कहा नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिंपल इसको एक बना दिया इधर जाकर, मैंने कुछ नहीं किया क्रिएट पर। लेकिन ये आपका होगा ही नहीं। क्यों, मैंने क्या कहा था, इसका नेम इकलौता होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। तो ये नाम तो आपका असाइन है, सेम एज योर ईमेल आईडी, इकलौता होना। चलो इसका मैंने नाम दे दिया, मैंने कहा ड्यूकैट नोएडा 2000 एग्जाम्पल। अब तो ये आपका इकलौता ही होगा नाम। तो चलो मैंने एक बकेट बना लिया और मैंने अभी इसमें यूनिक होना चाहिए या ये रीजनल वाइज यूनिक पूरे अकाउंट में सब जगह, थी ना। नहीं नहीं, वो चीज़ तो अलग हो गई, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके इसमें 50,000 अकाउंट हैं तो 50,000 में इकलौता होना चाहिए। चलो जी देखो जी, ये आपका हो चुका है। ये कहाँ पर है, नॉर्थ वर्जीनिया में, यूएस ईस्ट में। और ये अभी आपकी प्राइवेट बकेट है, प्राइवेट है, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट होगी तो इसका डेटा सिर्फ इसके अंदर आकर ही एक्सेस होगा। पब्लिक होगी तो कोई भी कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ URL, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ URL। हर एक फाइल जो भी आपने डेटा अपलोड किया, सबका अपना एक URL भी होगा। अभी आता हूँ, प्रैक्टिकली बताऊँगा सब चीज़ें। तो आप एक बात समझो, ये एक हो गया, मैं और एक बना रहा हूँ, क्रिएट बकेट। अब की बार मैं आ जाता हूँ आपके इंडिया में। एग्जाम्पल मैं इधर आ गया, AP South 1, कहाँ पर शो हो रहा है, फ्रैंकफर्ट शॉल, और ये रहा AP South 1। आप कहीं भी बना सकते हो इसको। मैंने कुछ, हमने आपको बताया था कि इसका भी नाम अलग होना चाहिए, तो मैंने कहा ड्यूकैट नोएडा, इस बार मैंने दे दिया 3000, ठीक है। और इस बार मैंने क्या कहा कि आपकी ऑनरशिप हो, हमने कहा हाँ जी होनी चाहिए। इस बार मैं इसको बदल रहा हूँ, क्या आपका डेटा पब्लिकली हो सके, मैंने कहा हाँ जी। तो पब्लिकली होने पे आई एक्नॉलेजमेंट। और ये जो ऑप्शन मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा, अभी आप इसे इग्नोर करिए। तो आप एक बात समझिए, जब ये आपकी तैयार होगी तो अब ये आपकी पब्लिक हो जाएगी। ये देखिए इधर आ रहा है, ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक, आप देख सकते हो। और जी इधर आ रहा है कि ये पब्लिक नहीं है। अब आप एक बात समझिए, मेरी 2 बकेट हैं अभी, मैंने 2 बकेट बनाई हैं, एक ये वाली एक ये वाली। इसको मैंने क्या नाम दिया है, ड्यूकैट नोएडा 2000। और ये मेरी कहाँ पर है, नॉर्थ वर्जीनिया में, सही है। इधर मैंने बनाया ड्यूकैट नोएडा 3000, ठीक है। और इसमें ये हमारा है मुंबई में। आप एक बात समझिए, ये प्राइवेट है, ये पब्लिक है। तो पहले तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ये सिर्फ मैंने बना रखा है अभी आपका। इसमें डेटा कैसे अपलोड होगा, डेटा हमारे पर्सनल PC पर है और ये हमें अपलोड
करना है इसके ऊपर। चलो मैं अभी इसी पर ही आ जाता हूँ, इसके ऊपर आप इसके ऐसे अंदर आ जाओ। आप देख सकते हो अपलोड ऑप्शन आया ना। बताइए आपका क्या है, फाइल है, फोल्डर है। अब आप एक बात समझो, इसने क्या कहा कि यहाँ पर जो आपका डेटा है वो 160 GB तक तो आपका इधर से ही अपलोड हो जाएगा। अगर आपका डेटा 160 GB से अलग है तो आपको इन ऑप्शन पे आना पड़ेगा, CLI पर SDK। ये मैं अभी आपको अपकमिंग क्लास में पढ़ाऊंगा कि जी इनके ऊपर कैसे वर्क होता है। लेकिन अभी आप इतना अंडरस्टैंड करो कि 160 GB ही अभी आपका इसमें इंस्टॉल्ड हो पाएगा। फाइल है तो आप फाइल पर आ जाओ, फोल्डर है तो पूरे फोल्डर पे आ जाओ। मैं फाइल पे आ जाता हूँ। फाइल पे आप देख सकते हो मेरे पास ये रही क्लास नंबर 1 आ गया, मैंने अपलोड किया तो डेटा देख सकते हैं आप फास्टली अपलोड हो गया। ऐसे ही मुझे अगर अपलोड और करना है तो अब की बार मैं क्लास 2 में आ जाता हूँ। ये देखो क्लास 2, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो कि मैंने अभी इसमें 2 फाइलों को अपलोड किया। फाइलें अपलोड ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। अब ये आपके इस क्लाउड के ऊपर सेव हो चुकी हैं, सेम एज अ गूगल ड्राइव। कल को ये फाइल अगर आपके सिस्टम से इरेज हो जाए, ये फाइल अगर आपको चाहिए है, तो नाउ जस्ट क्लिक हियर एंड क्लिक ओवर द डाउनलोड ऑप्शन। तो देखो फाइल अभी आपको इजीली एक्सेस हो जाएगी। ये देखिए आ गई मेरी फाइल। डाउनलोड होने के बाद हमारे पीसी में आएगी। हाँ, तो अब ये फाइल आपके क्लाउड पर भी सेव है और ये अब आपके पीसी पर भी आ गई। बात अंडरस्टैंड हुई। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट। अब आप एक बात समझिए, ये आपका नॉर्थ वर्जीनिया में है, ये आपका इंडिया में है। ये आपका सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेटा हर जगह कॉपी पेस्ट हो जाएगा, डेटा हर जगह आपका कट पेस्ट हो जाएगा। तो चलो मैं इधर आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वाली फाइल मेरे इसमें आ जाए। तो इसके अंदर तो अभी कुछ है नहीं, तो पहले मैं आपको पढ़ाऊँगा कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट होने पर आपकी फ़ाइल इधर भी रहेगी और जी उधर भी आ जाएगी। तो चलो मैंने क्या किया, आप ऐसे एक्शन पे आ जाओ। एक्शन पे देख सकते हो कॉपी, ठीक है। कॉपी होगा, कहाँ पर पेस्ट हो जाए, तो यहाँ पर आपको ये चूज़ करना पड़ेगा। तो हमने कहा जाकर हमारी ये रही ये वाली 2000 से 3000 में होना था ना। तो देखिए आप, आपका डेटा कॉपी पेस्ट होना शुरू हो गया। ये देखिए, तो डेटा अब इधर से इधर आकर आपका कॉपी हो चुका है। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये देखिए इधर भी है फाइल और इधर भी आ गई। कट पेस्ट करना हो तो कट पेस्ट में इधर से इरेज हो जाती है फाइल और अगले में पेस्ट हो जाएगी। तो देखो इधर से मैं गया और एक्शन में जाकर यू देख सकते हो मूव। इसका क्या काम होता है, कट पेस्ट। कट पेस्ट कहाँ पर हो जाए, तो सेम सिनेरियो, मैंने कहा ये सेम सिनेरियो आपका इधर सेव हो जाए। तो फाइल अभी आपकी कट पेस्ट हो जाएगी। तो कट पेस्ट जब ये हो गई है तो आप देख सकते हो आप कहाँ पर हो, 2000 में एक ही फाइल हो पाई है और इधर आपकी ये 2 फाइलें हो गई। बात अंडरस्टैंड हुई। अगर मुझे इसे इरेज करना है, किसी फाइल को अगर मुझे हटाना है तो बहुत आसान है, सिंपल। आप इस पे जाओ, ये देखो डिलीट। तो सवाल आता है कि क्या मैंने इसको इरेज किया तो फिर क्या मैं इसको फिर से एक्सेस कर सकता हूँ? तो फिर आंसर होगा नहीं। क्लाउड ने साफ कहा हुआ है अभी के लिए, हालांकि कुछ ऑप्शन मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, तब तो हो जाएगा, बट अभी नहीं होगा। अभी सिर्फ आपने अगर इसको हटा दिया तो ये आपका तो आप देख सकते हो लिख के भी आ रहा है कि अभी ये आपका इधर से पूरा ही हट जाएगा, ये फिर से आपको नहीं एक्सेस होगा। हो गया इरेज, ये देख लीजिए। तो डेटा हम लोग ऐसे अपना हटाते हैं। अगर मुझे अपनी इस बकेट को इरेज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए आप पहले 2000 पे आ जाओ। अगर मैं ऐसे जाऊँ तो इसने क्या कहा कि ये अभी आपका खाली नहीं है, पहले आप इसके अंदर का डेटा हटाओ तभी आप इसे हटा सकते हो, ऐसे नहीं हटेगा। तो चाहे तो आप ऐसे अपने एमपीटी पे आ जाओ तब भी हो जाएगा, या आप पहले ऐसे जाओ और ये देखो एमपीटी ऑप्शन। तो पहले तो मैंने इसको हटा दिया, जो भी इसके अंदर डेटा होगा सब पहले वो आपका इरेज हो जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पर डेटा आपका इरेज हो चुका है। तो मैं बड़ी आसानी से अब इसको इरेज कर सकता हूँ। मैंने क्या नाम दे दिया, ये
हो गया जी इरेज। देखिए सेम अगर आपको इसको भी हटाना है तो मैंने कहा डिलीट, तो इसने कहा जी एम्प्टी करो पहले जाकर जरा, तो इसको मैंने ऐसे एम्प्टी किया इधर जाकर और इधर से मैंने इसको ऐसे हटा दिया डिलीट। बात अंडरस्टैंड हुई कैसे ये आपका होता है। अगर अब सवाल आता है कि इधर ये अगर हमारा हो गया है, ठीक है जी, तो यहाँ पर ये तो अभी आपको हो गया, मिल गया। सवाल आता है कि S3 मेरा अभी हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये तो आपको अंडरस्टैंड हो गया कि कैसे ये होता है, अपलोड कैसे होगा, डाउनलोड कैसे होगा, डिलीट कैसे होगा, कट पेस्ट कैसे होगा, कॉपी पेस्ट। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, आज मैं इतना ही पढ़ाता हूँ क्योंकि अभी आपका टाइम हो गया, क्योंकि अगला टॉपिक इट विल टेक टाइम। कल मैं पढ़ाऊँगा, कल इसी पर ही पढ़ाई होगी हमारी, लेकिन कल की पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ ये प्राइवेट होती हैं, कुछ ये पब्लिक होती हैं। तो प्राइवेट और पब्लिक में अंतर कैसे होता है, प्राइवेट को पब्लिक में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, आईटी इंडस्ट्री में किस केस में प्राइवेट होनी चाहिए, किस केस में पब्लिक होनी चाहिए, ये चीज़ कल मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होगी। ठीक है, तो आई जस्ट वो EFS और इसमें क्या एडवांटेज रहेगी? क्या बोल रहे हैं, EFS एंड S3 के कंपैरिजन में S3 में when EFS और S3 सबसे पहला अंतर मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड।